नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आज के सेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। मैं आपका गाइड ओजांक और आज आपसे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। आज हमारी एनसीईआरटी की पहली क्लास है और सभी स्टूडेंट को ये क्लास जो है वो ऐप पे भी मिल रही है, साथ ही साथ ये क्लास जो है वो मिल रही है यूट्यूब पे, क्योंकि पहली क्लास है। जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वेलकम टू दिस सेशन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरी आवाज़ क्लियर है आप सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं और एनसीईआरटी की पहली इंट्रोडक्शन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑल। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आप सभी की। एनसीईआरटी क्लास वाइज पढ़ें या टॉपिक वाइज, अब यहाँ जो हम बैच लॉन्च कर रहे हैं आज एनसीईआरटी का, उस बैच में बेसिकली हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो एक फंडामेंटल हमारा रहेगा। और हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी बिगिनर हैं वो सभी के सभी किस तरीके से हम अपने बेसिक फंडामेंटल को समझते हुए कर सकते हैं, और कौन कौन से वो टॉपिक जो 100 टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी के प्रीलिम्स के लिए कोर है, उसको हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक्स आप लिख भी सकते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम में, जो एनसीईआरटी का ये प्रोग्राम है, मात्र 499 रुपए में, जी हाँ बिल्कुल 499 रुपए में, और आपको मैं प्रदर्शित करने जा रहा हूं किस तरीके से हम सुपर टॉपिक्स को यहां पर कर सकते हैं और किस तरीके से आप केवल 100 टॉपिक्स एनसीईआरटी के पढ़कर कम से कम समय में, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आप जानते हैं 17 मार्च को है, और चाहे आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो, या कम से कम समय में एनसीईआरटी तैयार करना चाहते हो, तो ये मेथड आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। इस मेथड से आपको तैयारी करने में एक बहुत बड़ा नया आयाम आपको मिल जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से आपकी तैयारी बिल्कुल अगले चरण में पहुंच जाएगी दोस्तों। सो चलिए शुरुआत करते हैं और हम उन टॉपिक्स के बारे में जानते हैं जो 100 टॉपिक्स आपको पढ़ने ही चाहिए एनसीईआरटी में, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, स्टेट एग्जाम दे रहे हो, या आप जो है वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो। ये टॉपिक बेसिकली लगातार एग्जाम में आते भी रहे हैं, और प्रीलिम्स फाइटर को रिसर्च करने के दौरान, जिसमें हमने एनसीईआरटी के बीटीएल कॉन्सेप्ट को बहुत ढेर सारा रखा हुआ है, हमने वो टॉपिक्स निकाले जहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये चीज पढ़ते हैं तो आप बहुत कम टाइम में, हम 100 लेक्चर्स में इसको पूरा करा रहे हैं। अगर आप इसके साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप 499 रुपए में मात्र आप ये क्लास ले सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और इसके बारे में आपसे बात करता हूं। साथ साथ आपको बताता चलूं कि आज हमारी प्रीलिम्स फाइटर की अगली 3 किताबें आ चुकी हैं, और आपके शहर में भी ये किताबें उपलब्ध हैं। दिल्ली में जैन बुक डिपो पे है, लक्ष्मी नगर में कुणाल जी कैश पे, नीलू बुक शॉप पे, पांडे बुक स्टॉल पे, श्रीजी बालाजी शॉप पे, दिल्ली में आदित्य बुक शॉप पे, अंशुल बुक शॉप, बुक जंक्शन, बुक वर्ड, बुदानिया, हरिओम बुक सेंटर, कार्तिक बुक शॉप, कुमार बुक शॉप, लॉ हाउस, नव शक्ति पुस्तक, पांडे जी बुक शॉप, राय बुक शॉप, संयम बुक शॉप और द बुक शॉप पर ये बुक्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में बालाजी पुस्तक भंडार में है ये, कानपुर में एचके बुक डिस्ट्रीब्यूटर पे ये बुक्स अवेलेबल है, नोएडा में लिब्रा बुक शॉप पर ये किताबें उपलब्ध हैं, हरियाणा में करनाल में हमारी बुक्स सारी की सारी प्रीलिम्स फाइटर हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध हैं। साथ ही साथ अगर हम दिल्ली में वजीराबाद के पास जाएं तो राघव बुक सेंटर, श्री साईं बुक सेंटर, शुक्ला बुक शॉप और स्पार्कल कॉपियर पे ये किताबें उपलब्ध हैं हमारी। तो आप यहां पर भी पहुंचकर इन किताबों को आप मांग सकते हैं, आप परचेस कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं इस पे क्लासेस ले रहा हूं और ये किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके पास होनी भी चाहिए। जो बुक्स को आरएफआर मेथड में पढ़ना चाहते हैं, 500 कॉन्सेप्ट कवर करना चाहते हैं, इतनी सस्ती किताबें आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अब हम आगे आते हैं। और अगर आप बुक ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन www.ojang.com पे जाके आप जो है आप ये बुक ले सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो ऑनलाइन के लिए आप या तो 8750711100 पे कॉल कर लें, या आप www.ojang.com पे आपका होम डिलीवरी हो जाएगा, आपके घर पर ये पहुंच जाएगी ये किताबें। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी में पढ़ने चाहिए, और यहीं से हम शुरू करेंगे और कल से एक साथ 2 क्लासेस शुरू हो जाएंगी।
तो चलिए हम बात करते हैं 100 क्लासेस के अंदर सुपर रिवीजन टॉपिक्स जो प्रीलिम्स के एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम लोग आईवीसी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत होती है और ये अगर आप 100 दिन में प्रीलिम्स क्रैक भी करना चाहते हैं तो ये टॉपिक्स आपको इसी रूप में पढ़ना चाहिए। दोनों रूपों में आप इसको लिख लें, राइट। अगला अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा टॉपिक है जो हमें एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए और ये कम से कम 2 एनसीईआरटीज में दिया हुआ है, जिसमें हम लोग कहते हैं वैदिक सभ्यता यानी वैदिक पीरियड की नॉलेज। वैदिक पीरियड की नॉलेज से आप इसको काफी कुछ हद तक तैयार कर सकते हैं। अगला है जैन रिलीजन यानी बुद्धिज्म, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो है वो पूरा उद्भव यहां से आपको देखने को मिलता है, जैन रिलीजन और बुद्धिज्म के बारे में। अगला एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का टॉपिक है और वो है मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य साम्राज्य का उदय। इसके बाद अगला जो सेगमेंट है वो पोस्ट मौर्यन है, जिसमें शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी साम्राज्य आते हैं। अगर आप लिखते भी जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा अगर आप ये सारे सेगमेंट पूरे करते हैं। यहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, एग्जाम में कई बार निकले, चाहे यूपी पीसीएस हो और चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो। आपको ये टॉपिक्स पढ़ने ही चाहिए, ये आपको ध्यान से करना होगा। इसके बाद अगर हम मौर्योत्तर काल की बात करें तो एनसीईआरटी में जो शक हैं, पार्थियन हैं, इंडो ग्रीक हैं, कुषाण है और चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य आपको पता है कि लगातार चर्चा में बना हुआ है, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, राइट, याद रहेगा। तो चैप्टर पढ़ने की बजाय जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे चोल पर बात हो रही है कि सबसे बड़ा जो नेवल फोर्सेस रही हैं यानी नौशक्ति रही है चोल साम्राज्य की, इस बार चोल साम्राज्य से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। G20 के सामने जो नटराज की मूर्ति बनी थी, उस कला का जो शुरुआत हुई थी वो चोल साम्राज्य के समय हुई थी। तो ये सारे कारक बताते हैं कि किस तरीके से वहां पर इस बार जो है वो क्वेश्चन आने की संभावना है। इसी तरह सातवाहन के ऊपर भी क्वेश्चन आने की बहुत संभावना इस बार हमें दिखाई पड़ रही है। आगे देखते हैं। अगला जो भारत का स्वर्ण काल है, जिसे हम लोग गुप्त काल कहते हैं, तो यहां से भी बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो अब आपको एनसीईआरटी चैप्टर टू चैप्टर पढ़ने की बजाय टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना चाहिए, जहां से यूपीएससी के क्वेश्चन और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चौहान, राजपूत, परमार, चंदेल और सिसोदिया, ये सभी जो राजवंश हैं मध्यकाल में, जो खासतौर पे पूर्व मध्यकाल का दौर रहा, वहां पर आपको ये पढ़ने चाहिए, राइट। तो जैसे हमने 99 में इसको एक बैच में इसको कवर किया था, अब हम ये सारे के सारे टॉपिक एनसीईआरटी बेस कवर करने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी में क्या है कि जैसे मान लो पाल डायनेस्टी या प्रतिहार डायनेस्टी या गुप्त काल है, तो गुप्त काल के जीवन के बारे में हमारे अतीत में दिया हुआ है जो 6th क्लास की है, लेकिन 11th क्लास में भी हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो हम क्लासेस में अलग अलग पढ़ने के बाद, मान लो उसकी कला संस्कृति, उसके जो शिलालेख हैं या उसके सिक्के हैं या शासन व्यवस्था है या व्यापार व्यवस्था है, वो अलग अलग पढ़ने की बजाय हम एक ही साथ उसको क्लब करके पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, संपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं वो गुप्त काल पर हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो गुप्त काल के हमारे क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो आपको जो है वो सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी, राइट। तो आप यहां पर इसको कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, आपको लंबा समय देने की बजाय आप कम समय में जो भी एनसीईआरटी में वृहद इंफॉर्मेशन है वो इसको कवर कर सकते हैं। और जिन्होंने 99 का बैच लिया था उनके लिए तो ये बहुत शानदार बैच है, मात्र 499 में बैच है, लेकिन पूरा एनसीईआरटी जो है इसमें काफी हद तक कवर हो जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक आता है दिल्ली सल्तनत प्रथम। दिल्ली सल्तनत को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें प्रथम में बहुत तेजी से घटनाएं होती हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में सैयद, लोधी और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं, जहां से पिछले 10-12 सालों में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको देखना होगा, राइट। ऐप पे जो है कल से क्लासेस होंगी। आज एक टेक्निकल ग्लिच है, इसकी वजह से ये जो क्लास होगी वो रिकॉर्ड करके ऐप पे डाल दी जाएगी। आपको क्लास थोड़ी देर में दिख जाएगी। आज यहाँ क्लास, हम कल से ऐप पे अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करके रखेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करें हम लोग। हिस्ट्री के अगले टॉपिक की बात करें तो दक्षिण भारत का इतिहास, आपको पता है कि इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और अगर आप लोग एनसीईआरटी बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर आप फॉर्म भी भर सकते हैं जो हमारी टीम शेयर कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दक्षिण भारत के इतिहास में जो सबसे पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट है वो है संगम काल, यानी कि जो संगम पीरियड है। इसके बाद हमारा चोल है, चोल साम्राज्य, चेर, पांड्य, पल्लव और राष्ट्रकूटों का जो हमें अध्ययन यहां करना है और अलग अलग समय पर इनकी जानकारियां दी हुई, कहीं इनके आर्किटेक्चर के बारे में, कहीं मूर्तिकला के बारे में, कहीं मंदिर वास्तु के बारे में, ये सब कुछ दिया हुआ है। हम उसको एक जगह कलेक्ट करके ही हम पढ़ेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन मुझे देखने को मिला यूपीएससी में, वो है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। इन दोनों से क्वेश्चन की बारंबारता जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों ये वो टॉपिक है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन बार बार पूछता है। अगली अगर हम बात करें तो मुगल काल। मुगल काल भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक अकबर से पहले का काल और एक अकबर से बाद का काल। तो अकबर का काल एक बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड क्रिएट करता है जहां यूपीएससी में उसकी जो नीतियां, पॉलिसीज हैं और जो भारतीय संस्कृत के हिसाब से जो उसका शासन है उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें यहां पता चलती है। मुगल पीरियड 2 की हम बात करेंगे। अगला है भक्ति और सूफी मूवमेंट, यानी सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में। आप जानते हैं, अगर आपने यूपीएससी का अगर पेपर देखा होगा तो मध्यकाल में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन की बारंबारता, इस बार मेंस का भी क्वेश्चन आपने देखा वहां पर आया हुआ था, वो हमें यहीं पर मिल जाता है। तो अगर आप 2024 दे रहे हैं, 2025 अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो ये सारे सुपर टॉपिक्स हैं। दीज नेम इज सुपर टॉपिक्स। तो ये सुपर टॉपिक आपको पढ़ने ही चाहिए। अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो एनसीईआरटी साल भर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इस क्लास के बाद जो सुपर टॉपिक है एनसीईआरटी को जो हमने क्रक्स किया है, एक जगह सारा लेकर आए हैं, जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो हमने यहां पर डाल दिया है। आगे बात करते हैं तो भक्ति और सूफी मूवमेंट के बाद अगली जो शक्ति उदय होती है वो होती है मराठा शक्ति, यानी राइज ऑफ मराठा। और इसी के साथ जब मराठा शक्ति का जो है जब वो नीचे जाती है तो भारत में एक नई शक्ति आती है, यूरोपियन पावर आती है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इस रसल टसल में पावर आगे जन्म लेती है उसका नाम है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय, राइट। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय में अगर आप देखोगे तो काफी कुछ आपको जानकारियां दी हैं एनसीईआरटी में, अलग अलग समय पर जानकारियां दी हैं। जैसे आप 6th क्लास की एनसीईआरटी में, 9th क्लास की एनसीईआरटी, 11th क्लास की एनसीईआरटी में अलग अलग जानकारियां दी हैं। वो सारी जानकारियां आपकी एक जगह क्लब हो जानी चाहिए। क्लियर है दोस्तों। अगला अगर हम बात करें भारत 1757, यानी प्लासी का जब युद्ध हुआ और जहां से अंग्रेज भारत के एक तरह से कहा जाए कि वो इकलौती शक्ति के रूप में निकलकर सामने आया, और 1856 यानी भारत की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, 1857 की क्रांति, उससे जस्ट पहले तक क्या क्या भारत में बदलाव हुए, क्या क्या जो है वायसराय आए, क्या क्या उन्होंने जो है अपने स्टेप्स लिए, किस रूप में उन्होंने स्टेप्स लिए, ये सारा का सारा सेगमेंट हमें यहां देखने को मिलता है। आगे बात करें कि इसी दौरान भारत में बहुत से सामाजिक और धार्मिक सुधार होते हैं, सोशल और रिलीजियस मूवमेंट्स होते हैं। इन मूवमेंट्स में चाहे ब्रह्म समाज की बात करें, चाहे हम सती प्रथा की बात करें, चाहे हम राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तमाम ऐसे नाम निकल कर आते हैं जो भारतीय समाज को उत्थान के रास्ते पर लेकर चलते हैं। दयानंद सरस्वती, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये पूरा एक मूवमेंट चलता है जो भारत को आंतरिक रूप से शुद्ध करने का कार्य करता है। तो सोशल और रिलीजियस मूवमेंट का हमें यहां पर एक दौर देखने को मिलता है, राइट। और फिर अंग्रेजों की नीतियों की वजह से 1857 की क्रांति जन्म ले लेती है, जिसमें बहुत सी घटनाएं तेजी से हमारी आगे बढ़ती हैं। आगे देखते हैं तो 1857 के बाद अंग्रेजों का शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटेन की तरफ चला जाता है। तो अगला जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ना है वो है आपका 1857 के बाद अंग्रेजों का शासन कैसा रहा, राइट दोस्तों। अगला अगर हम बात करें तो एओ ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म किया एक सेफ्टी वॉल थ्योरी के अंतर्गत। लेकिन धीरे धीरे पहले ये नरमपंथियों की आवाज बनता और धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन में ये बहुत आगे तक चला जाता है। लेकिन कांग्रेस के गठन से 1905 तक का जो दौर है, जो बंगाल विभाजन का दौर है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत उठापटक का दौर है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी जैसे महान नेता अपने तरीके से आजादी की लड़ाई को लड़ने की कोशिश करते हैं। कर्जन ने बंगाल का विभाजन करते हैं और वहां भारत में एक स्वदेशी आंदोलन का जन्म होता है और भारत समझ पाता है कि ब्रिटेन से अगर मुक्ति पानी है तो हमें
भारत जो अंग्रेजों की जो आर्थिक नींव है उसको तोड़ देना पड़ेगा, और यहीं से एक बहुत बड़ा प्रयास शुरू होता है। तो आपको यह चीज समझनी है। इसके बाद 1907 का दौर आता है, जब भारत में यह समझ में आता है कि याचना करने से, लेटर लिखने से, कॉन्फ्रेंस करने से अंग्रेज हमें छोड़कर जाने वाले नहीं है, और भारत में कांग्रेस के अंदर ही एक गर्म दल का उदय होता है। और सूरत विभाजन, आपने देखा होगा प्रीलिम्स में 3 साल पहले का क्वेश्चन आया हुआ है, और वहां से सूरत विभाजन होता है, और वहां से गरम दल और नरम दल अलग होते हैं। लाल बाल पाल का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये आपने बार बार जब प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाते होंगे तो आपको ये सारे वर्ड दिखाई पड़ते होंगे, और 1919 के एक्ट तक ये चीजें चलती रहती है। और अब ये समझ में आता है कि विदेशी लोग धीरे धीरे भारत पर अपनी पकड़ को धीमा कर रहे हैं, और भारत में लोग अब सत्ता के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, स्वयं से अपने संविधान का निर्माण करना चाहते हैं। एक दौर हमारा आता है, तो ये चीज समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम बात करते हैं तो एक और एरा जन्म लेता है जिसमें एनसीईआरटी अलग अलग कालखंड में बात करता है। गांधी जी के आंदोलन, गांधी जी का जैसे चंपारण आंदोलन, खेड़ा, अहमदाबाद, और उसके बाद बहुत से सविनय अवज्ञा आंदोलन, अलग अलग कालखंड में दांडी यात्रा, गांधी जी का जो जीवन है, चाहे चरखा कातने की बात हो, चाहे नई तालीम की बात हो, तो ये सब चीजों पर जो है वो अनटचेबिलिटी, पूना पैक्ट, बहुत सी घटनाएं जो है वो चल रही होती हैं। तो गांधी जी को अगर फोकस कर लो तो यूपीएससी में बहुत से क्वेश्चन वैसे ही अपने आप थोड़ा सा निपट जाते हैं। तो भारत में गांधी के उदय पर हम बात करेंगे। क्लियर है दोस्तों? अगला है नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण है असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का एक ऐसा मूवमेंट जिसने भारत में जन आंदोलन को बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर रखा। जो बंगाल विभाजन के समय भारत ने पाया था, उसका एक बहुत एडवांस वर्जन हमें यहां देखने को मिलता है। फिर 1935 के एक्ट से लेकर हम शुरुआत करें, अधिनियम से 1937 के चुनाव तक, 37 तक के चुनाव तक, और भारतीय धीरे धीरे सत्ता में प्रवेश करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और 1939 से आजादी तक का जो समय, इंडिपेंडेंस 1947 तक का समय है, इसको भी एनसीईआरटी ने अलग अलग जो है कालखंड में बिखेरा है। अगर हम इतने टॉपिक भी कवर कर लेते हैं, इसी तरह से मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सिद्धांतों का एक जो है वो क्लास बनाया हुआ है, राइट। और अगर हम इन्हीं टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं तो एनसीईआरटी में हमारा बहुत टाइम बचने वाला है। साथ ही साथ हम उन टॉपिक्स पर अटैक कर पाएंगे जो एक्चुअली में एग्जाम के साथ रिलेवेंट है। हम 6th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास की एनसीईआरटी में जो फैक्ट्स बिखरे हुए हैं वो हमने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ लिंक कर दिया है। गांधी के बारे में जानकारी अलग अलग एनसीईआरटीज में फैली हुई है, तो वो ग्रैस्प करना, उसको जब इतने कम टाइम में आप प्रीलिम्स को अटैक करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को अटैक करने जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे और शुरुआत में हम आगे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शुरुआत करूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले मैं मैपिंग कराऊंगा कि है कहां ये, इसके बारे में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बातें कही गई हैं। तो जब आप इसको करोगे तो आप अलग अलग जानकारियां, 11th क्लास में भी जानकारी दी हुई है, मृद भांडों के बारे में, खुदाई के बारे में बेसिक जानकारी भी दी गई है। ये सारा का सारा अलग अलग जो समय कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा 3,500-4 हजार पेजेस का जो डॉक्यूमेंट है, वो हम एक जगह लेकर आएंगे। देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या क्वेश्चन हमारे लिए रिलेवेंट है। तो एनसीईआरटी को बेस करके हम काफी कुछ कर सकते हैं, काफी कुछ हम जानकारी ले सकते हैं। तो कल से आपकी शुरू होंगी जो क्लासेस हैं हिस्ट्री की भी, और साथ साथ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, राइट। ये क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी चल सकती है, हिस्ट्री में मैं आ रहा हूं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो दिन में 2 क्लासेस होंगी, आइदर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपको मिलेंगे। फिर साइंस आ जाएगा, पॉलिटी के जो है टॉपिक्स आ जाएंगे, और आप धीरे धीरे इस पर अपनी पूरी कमांड को कर पाओगे, राइट दोस्तों। इस पूरे दौरान इस रूप में हमें इस चीज को पढ़ना है। ये जो टॉपिक हैं ये डॉक्यूमेंटेड रहेंगे, ये टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। सेम ऐसा ही हम करेंगे जब हम पॉलिटी पढ़ाएंगे। तो पूरा एक कंप्रीहेंशन है कि बेसिकली क्वेश्चन आते कहां, ये पूरा रिसर्च जो है वो क्वेश्चन आते कहां से हैं,
और आप देखोगे साल दर साल इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। और ये एनसीईआरटी में हमने काफी कुछ जो है वो ज्वाइन इसमें हमने किया है, हमने काफी चीजों को ज्वाइंट किया है, काफी चीजों को जोड़ा है, हमने लक्ष्मीकांत से भी रेफरेंस लिया है ताकि आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़कर ये बैचेस ज्वाइन करके आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो आप बहुत बड़े पैमाने पर आगे लेकर जा सको, उसको समझ सको और उसके साथ आप काफी अच्छा कर सको। तो अगले जो हमारे टॉपिक होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वी विल गोइंग टू स्टार्ट इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं और इकोनॉमिक्स के इस बैच में हम क्या क्या टॉपिक करेंगे ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमिक्स का भी ये पूरा सेगमेंट है, आप सभी को जो क्लास के साथ है उनको ये पूरे टॉपिक दे दिए गए हैं और आप ये समझिए पूरी रिसर्च है, पिछले 15 सालों के प्रीलिम्स के क्वेश्चन कहां कहां टॉपिक को टच करते हुए आए हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें मैं हिस्ट्री को इनपुट दूंगा, इसके साथ साथ पीवी सर ज्योग्राफी को इनपुट देंगे, अमित सर जो हैं वो इसमें साइंस को इनपुट देंगे, अमित मिश्रा सर, और साथ साथ त्रिभुवन सर, टी कुमार सर जो हैं वो इकोनॉमिक्स को इनपुट देंगे और एक डॉक्टरेट हैं बहुत प्रसिद्ध, वो इसके पॉलिटी के इनपुट देंगे। तो देश के जाने माने 5 अलग अलग शिक्षक इसमें जो हैं वो अपना इनपुट देंगे और ये सब कुछ मात्र 499 में मिल रहा है। आप तो एनसीईआरटी की किताबें खरीदने जाओ 3,500 4,000 की तो किताबें मिलती हैं, साल 1.5 साल का समय मिल जाता है। तो ये आपको समझना होगा कि कैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटरशिप में जुड़ना चाहते हैं उनके साथ मैं आ रहा हूं जल्दी ही मेंटरशिप में। अगर आप मेरे मेंटरशिप में अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, बिलीव करते हैं, तो बहुत से बच्चे हमारे गुरुकुल में आ रहे हैं, मेंटरशिप गुरुकुल की शुरुआत हो रही, वही नियमावली वही सब कुछ। आप 87507 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 111100, और आप मेरे साथ अपनी काउंसलिंग को बुक कर सकते हैं कि मुझे ओजांग सर से बात करनी है, मुझे अपना बहुत ही बेहतरीन देना है और मेरा शेड्यूल क्या होना चाहिए, इसके बारे में आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके हाथ में प्रीलिम्स फाइटर की बुक्स होनी चाहिए और बुक्स आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 87507 पर कॉल करिए और बोलिए ओजांग सर के साथ मेरी काउंसलिंग को बुक करें, मेंटरशिप बुक करें। आगे मैं आपको इसके विषय में और बताऊंगा और इसके साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। और रिलीज हो चुकी है हमारे जो है वो प्रीलिम्स फाइटर की ये किताब, आपको सक्सेस का बेस देगी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये 6 किताबें हिंदी और 6 किताबें इंग्लिश में आ रही हैं। इसके अंदर 500-500 क्वेश्चन और 500-500 कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप इनको मेरे साथ लगा भी लेते हैं तो आपके बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो अब सोचना किस बात का है, आप सभी यहां से बुक्स जाकर परचेस कर सकते हैं। अगर आप मुखर्जी नगर में हैं तो वहां से जाके ले सकते हैं, आप करोल बाग में हैं तो ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आपको सिर्फ नंबर पे कॉल करना है 87507 आपके घर पर ये किताबें डिलीवर हो जाएंगी। और मैं लगातार इस पर बीच बीच में क्लास लेता हूं, तो ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा कि किताब के साथ एक क्लास फ्री मिल रही है। लोग क्लास के साथ किताब फ्री देते हैं, हम किताब के साथ क्लास फ्री दे रहे हैं ताकि आप समृद्ध हों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2022 और 2023 के पैटर्न पे बनाए गए हैं और मैंने इसके कई लाभ बताए हैं, आरएफआर के लाभ बताए हैं। अगर जो एनसीईआरटी बैच भी ले रहे हैं उनको ये बुक लेनी ही चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। तो चलिए स्वागत करते हैं। जैसे कायनात ने लिखा है, आई सर टोटली एग्री, 100% ये बुक बेस्ट है। थैंक यू सो मच, क्योंकि हमने इसके एक एक क्वेश्चन पर इतनी मेहनत की है। ये बाजार में मिलने वाले टेस्ट सीरीज से बिल्कुल अलग है, ये बहुत गहरी किताब है, बहुत रिसर्च है इसमें। लैंग्वेज, क्वेश्चन का ओरिएंटेशन, सोर्स हमने लगभग वही रखा है जो यूपीएससी रखता है। अगर आप इस क्वेश्चन को लगाकर अगर आप इसके सुपर नोट्स बना लेते हैं तो आपका 3000 कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएगा। इसको हम लोग फिलर्स बोलते हैं और ये फिलर्स ही हमें एग्जाम में सक्सेस करते हैं। बहुत सस्ती किताबें हैं, बहुत सस्ती किताबें हैं। ये सारे बुक का सेट मात्र 999 रुपए में, 999 रुपए। ये देश का सबसे सस्ता टेस्ट सीरीज। अगर आप 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी लगाने जाएंगे तो 15,000, 20,000, और वो भी वही कॉमन क्वेश्चन होते हैं। यहां एक एक क्वेश्चन वेल रिसर्च है। मैंने पहले भी कहा था ये बुक नहीं इमोशन है। मैंने इसमें अपनी पूरी ताकत, जो रिसर्च है, जो तमिलनाडु, साउथ इंडिया की बुक्स है, वो सब कुछ इसमें झोंक दिया है। राइट।
तो अगर आपको बुक मंगानी 8750711100 पर कॉल कर सकते हैं, ये जो दिया गया नंबर है। www.ojang.com पे जाकर आप बुक को रजिस्टर कर सकते हैं या इन बुक स्टोर्स पर जाकर आप बुक खरीद सकते हैं। जल्दी ही हम पटना में भी बुक की सप्लाई करने वाले हैं। थैंक यू सो मच और जल्दी आंसर राइटिंग में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।